बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम सेक्शन 148 इंपोर्ट्स देखेंगे। हम सबसे पहले स्लाइड्स की मदद से इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 148 जिसमें एडवांस टैक्स एट इंपोर्ट स्टेज कलेक्ट किया जाता है कस्टम अथॉरिटीज़ की तरफ से, और उसके बाद फिर हम ऑर्डिनेंस को भी देख लेंगे कि ये हम किस तरह से चार्ट बना रहे हैं, और अगर कोई चेंजेस आती हैं इन रेट्स में तो ऑर्डिनेंस से हम इसको कैसे रेफ़र कर सकते हैं। सेक्शन 148 इंपोर्ट्स के बारे में है। इंपोर्ट्स का मतलब है दरामदाद, यानी आप पाकिस्तान में हैं और आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ से कुछ चीज़ें इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, उसकी दरामद करते हैं। तो आपकी चीज़ें कस्टम्स पे आती हैं। कस्टम्स आप शिप से भी मंगाते हैं, बाय एयर भी मंगाते हैं, तो कस्टम्स के पास आती हैं। वहाँ आप एक डिक्लेरेशन देते हैं जिसे कहते हैं गुड्स डिक्लेरेशन, कि जी मेरी ये स्टॉक आया है और ये इतने रुपए का है। आप एक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, कस्टम अथॉरिटीज़ उस वैल्यू से अगर एग्री करती है तो असेस्ड वैल्यू भी डिक्लेयर्ड वैल्यू के बराबर होती है। अदरवाइज़ असेस्ड वैल्यू एक डिफरेंट होती है जिसे कस्टम अथॉरिटीज़ समझते हैं कि ये इतने रुपए की होनी चाहिए, उसे असेस्ड वैल्यू कहते हैं। अब उस असेस्ड वैल्यू पर कुछ कैलकुलेशंस होकर एक एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अदर टैक्सेस भी होते हैं जैसे कस्टम, जिस तरह के कस्टम ड्यूटी है और एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, एडिशनल सेल्स टैक्स होता है। तो बाज़ केसेस में एफईडी होती है और फिर इनकम टैक्स होता है। ये कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड हो गया, बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड हो गया कि इम्पोर्ट क्या होता है और किस तरह से पाकिस्तान में आती है चीज़, और एडवांस टैक्स कहाँ पर कैसे वर्कआउट होता है। तो इस थोड़ी-सी तमहीद के बाद हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक शेड्यूल है, उसे कहते हैं 12th शेड्यूल। अभी हम देखेंगे बाद में उसको, अभी सिर्फ़ समझ लें। 12th शेड्यूल, उस 12th शेड्यूल को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले हिस्से में कुछ आइटम हैं, दूसरे हिस्से में कुछ आइटम हैं, तीसरे हिस्से में ये लिखा है कि जो आइटम पहले और दूसरे पार्ट में नहीं है, वो तीसरे पार्ट में आप कंसीडर कर लें। ये इसलिए समझ लें क्योंकि इसके रेफरेंस से टैक्स लगेगा। अब चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी पर्सन हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप एओपी हैं, आप कंपनी हैं, अगर कोई ऐसा आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि पार्ट 1 ऑफ द 12th शेड्यूल में है, ठीक है? यानी 12वें शेड्यूल के पार्ट 1 में है और आप चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर फाइलर हैं तो आपको 1% टैक्स अदा करना है इनकम टैक्स एडवांस स्टेज पे, इंपोर्ट स्टेज पे। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% एडवांस इनकम टैक्स पे करना है कस्टम स्टेज पे। अच्छा, लेकिन व्हाट इफ अगर आप, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ तमाम लोगों के लिए पार्ट 1 में एक ही लाइन आइटम हमने बनाया, लेकिन पार्ट 2 में जो आइटम्स हैं उनको हमने ब्रेक कर दिया 2 हिस्सों में। अब या तो आपका कमर्शियल इंपोर्टर का स्टेटस है या आप कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है, तो ये 2 स्टेटस हो गए। इन 2 के रेफरेंस से अब आपको समझना है। persons importing goods classified in पार्ट 2, अब देखें ऊपर पार्ट 1 था, यहाँ पार्ट 2 है। पार्ट 2 ऑफ द 12th शेड्यूल, अगर आप कोई ऐसा आइटम मंगा रहे हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद 12th शेड्यूल के पार्ट 2 में लिस्टेड है और आपका स्टेटस कमर्शियल इंपोर्टर का है। अच्छा, कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है? कमर्शियल इंपोर्टर वो होता है जो कि कोई चीज़ इंपोर्ट करता है और उस पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसको नहीं गुज़ारता, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता, बल्कि उसको एज़ इट इज़ आगे बेच देता है। हत्ता कि उसकी पैकिंग चेंज करने की भी ज़हमत नहीं करता। उसने एक चीज़ इम्पोर्ट की, एज़ इट इज़ आगे उस चीज़ को बेच दिया। तो ऐसे लोगों को हम कमर्शियल इंपोर्टर कहते हैं। अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं, आपका आइटम 12th शेड्यूल के पार्ट 2 में फ़ॉल कर रहा है, तो आपको फिर 3.5% फाइलर होने की केस में इन एडवांस इनकम टैक्स पे करना है, और अगर आप नॉन फाइलर होंगे, ज़ाहिर है ये डबल हो जाएगा, आपको 7% एडवांस इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है तो कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर है आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो सकते हैं।
आसान इसकी एक डिटेल है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जो अभी हम देखेंगे आगे। लेकिन फ़िलहाल आप समझने के लिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आप मैन्युफैक्चरर ले लें। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, बोलना ये चाहिए कि अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनिशन में आ जाता है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनिशन में बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें से एक मैन्युफैक्चरर है। तो आप आसानी के लिए समझ लें आप मैन्युफैक्चरर हैं और इन हाउस आप इम्पोर्ट की हुई चीज़ का इस्तेमाल करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आपके केस में ये 2% टैक्स डिडक्ट होगा, कलेक्ट किया जाएगा कस्टम अथॉरिटीज़ की तरफ से। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो 4% टैक्स आपका कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो कलेक्ट किया जा रहा है सारे टैक्सेस, इसके टैक्स ट्रीटमेंट होगा क्या? ये यहाँ मेंशन हमने किया है टैक्स ट्रीटमेंट में, अभी हम इसको पढ़ते हैं, पहले एक और डिटेल पढ़ लें। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था कि 12th शेड्यूल में 3 पार्ट्स हैं, तो अब पर्सन्स इंपोर्टिंग गुड्स क्लासिफाइड इन पार्ट 3 ऑफ 12th शेड्यूल। अब अगर आप कोई ऐसा आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं कि वो 12th शेड्यूल के पार्ट 1 में भी नहीं आ रहा, 1% अट्रैक्ट नहीं होगा, पार्ट 2 में भी नहीं आ रहा, तो 3.5 और 2% भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब वो पार्ट 2 में नहीं आ रहा था, पार्ट 3 में आ गया। अच्छा, पार्ट 3 में हम देखते हैं अभी 12th शेड्यूल में लिखा है पार्ट 3 में वो तमाम आइटम हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं है। तो पार्ट 3 में अगर आप हैं और अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं, तो आपको क्या देखिए, अगर आप इसको भी हमने ब्रेक किया 2 हिस्सों में। इफ यू आर अ कमर्शियल इंपोर्टर तो आपको क्या करना होगा? अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं तो आपको 6% टैक्स अदा करना होगा, राइट? 6% टैक्स। लेकिन इन केस आप कमर्शियल इंपोर्टर नहीं हैं, आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, तो आपको क्या करना होगा? आपको 5.5% टैक्स देना होगा फाइलर के केस में। ज़ाहिर है नॉन फाइलर के केस में तो 100% से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 5.5 के बजाय 11 और 6 में 6 के बजाय 12 हो जाएगा, ठीक है? चलें, यहाँ तक हमारी बात हो गई। उसके बाद एक और एडिशन हुआ है वो ये है कि अगर आप ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मुताल्लिक है, इन केस ऑफ पर्सन्स, अब कोई भी पर्सन हो, देखें अब हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, ऑल पर्सन्स लिख दिया। यहाँ पर वो लोग हैं या टैक्स पेयर्स हैं जिन जो कि इम्पोर्ट करने वाले हैं। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं टैक्स पेयर ऑब्लिक इम्पोर्टर भी कर सकते हैं आप यहाँ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं फार्मा में, इन केस ऑफ पर्सन्स इंपोर्टिंग फिनिश फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड अदरवाइज इन पाकिस्तान। आप एक फार्मा इंडस्ट्री हैं और आप एक ऐसी दवाई बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि यानी फिनिश्ड फॉर्म में है, आप उसको स्टोर्स पे सप्लाई करेंगे और कस्टमर उसे यूटिलाइज़ कर लेगा कंज्यूमर। और वो पाकिस्तान में नहीं तैयार होती, तो क्या होगा? अच्छा, एज़ सर्टिफाइड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है कोई भी ड्रग जो पाकिस्तान में बिकती है, बिकने से पहले रजिस्टर होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, तो अंडरस्टूड है। अच्छा, शैल बी 4%, अच्छा यहाँ 4% लिख दिया, हमें ख़ैर यहाँ आगे से हम देख लेते हैं। तो अगर आप फ़ार्मा इंडस्ट्री से मुताल्लिक काम कर रहे हैं और आप कोई प्रोडक्ट मँगा रहे हैं जो फिनिश प्रोडक्ट है और वो ड्रैप कहते हैं, DRAP, ड्रैप से वो रजिस्टर्ड है, तो और वो पाकिस्तान में नहीं बनती, तो आप जब इम्पोर्ट करेंगे तो कस्टम स्टेज पे आपके लिए एक स्टेट रेट दे दी है। इसमें कुछ नहीं कहा कि आप इंडिविजुअल हैं, AOP हैं या कंपनी है, आप कोई भी हों, आपका 4% टैक्स कटेगा, ठीक है? और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपका टैक्स ज़ाहिर है 100% से इंक्रीज़ करके 8% कलेक्ट किया जाएगा, कटेगा नहीं, कलेक्ट किया जाएगा। तो ये स्पेसिफिक एक प्रोविज़न फार्मा से रिलेटेड आ गई। अच्छा, उसके बाद एक और हम देख लेते हैं, इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, अब ये इम्पोर्टर हैं, ठीक है? इम्पोर्टर कौन है यहाँ पे? मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब ये कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ज़ाहिर है जिनके ऊपर बात नहीं हुई ना यहाँ पर, वरना तो देखें यहाँ भी मैन्युफैक्चरर आ गया यहाँ पे और यहाँ पे भी आ गया, लेकिन अब ये कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो ऊपर कवर नहीं हुआ है, ठीक है? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सिर्फ ही मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स कवर्ड अंडर रिसिंडेड, यानी रिसिंडेड का मतलब है ख़त्म किया गया, एक ऐसा नोटिफ़िकेशन जो पहले प्रिवेल करता था, अब वो ख़त्म हो गया है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन नंबर SRO 1125 dated 31st December as it stood on the 28th June 2019 on import of items covered under the aforesaid SRO। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक SRO था जो जिसका नंबर है 1125, जो कि 28 जून 2019 पर जिस पोजीशन में था और उसमें जो आइटम्स कवर्ड थे, अगर आप
मैन्युफैक्चरर हैं और वो आइटम्स मंगवा रहे हैं, तो आपके ऊपर जो इम्पोर्ट स्टेज पे फाइलर की सूरत में टैक्स है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% आएगा, राइट? और अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो 2 आएगा। तो अब ये एसआरओ क्या है और इसके अंदर कौन-कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो कि मेंशन थे? तो हम अगर रेफ़र करना चाहें, ये देखिए ये 29 जून 2019 को ये ख़त्म हो गया था और ये वो एसआरओ है। इस हालत में अगर हम इसको देखते हैं, तो इसमें देखिए आइटम्स कौन-कौन से हैं। देखिए लेदर आर्टिकल्स हैं, टेक्स्ट बेसिकली ये जो ये जितने भी आइटम्स हैं ना, ये रॉ मटीरियल्स हैं। लेदर एंड आर्टिफिशियल्स एक्सक्लूडिंग फिनिश्ड आर्टिकल्स देखें, फिनिश्ड आर्टिकल्स ऑफ लेदर। बेसिकली जो लेदर की फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, वो फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए कुछ लेदर इंपोर्ट करते हैं रॉ फॉर्म में, तो ये वो आइटम्स हैं लेदर। इसी तरह ये टेक्सटाइल के आइटम्स, लेकिन ये फिनिश्ड आइटम्स नहीं होते, बल्कि ये एक इनपुट के तौर पर यूज़ होते हैं यहाँ पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कि टेक्सटाइल की फ्रिज फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो बेसिकली ये उनके रॉ मटेरियल्स इनपुट्स होते हैं। लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इसी तरह कारपेट्स आप बना रहे हैं, कारपेट का कोई रॉ मटेरियल आ रहा है या कोई ऐसे कारपेट आ रहे हैं जिस पे आप मज़ीद यहाँ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। देखें यहाँ आ रहा है एक्सक्लूडिंग दोज़ इन फिनिश्ड कंडीशन, हर एक में कहा जा रहा है ये बात। इस तरह से यहाँ बहुत सारे आइटम्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स आ रहे हैं और एक एक बहुत ही लंबी-चौड़ी तफ़सील है। अगर आप जैसे डाइज़ हैं, अच्छा, इसके अलावा कुछ केमिकल्स वग़ैरह आ रहे हैं यहाँ पे। एक बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट है, जिसमें हमने ऊपर कुछ मोटी-मोटी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अगर आप इस एसआरओ में मौजूद आइटम्स इम्पोर्ट कर रहे हैं और आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको ये टैक्स रेट अदा करना है। चलें, यहाँ तक हमारी बात हो गई। अच्छा, ये थोड़ी-सी और हम बात अच्छा, यहाँ हम टैक्स ट्रीटमेंट की अब बात करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। हम टैक्स ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इम्पोर्ट स्टेज पे अब ये जो टैक्स कलेक्ट किया है कस्टम्स ने आपका, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? किसके हाथ में? जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर के हाथ में। और बेसिकली अगर हम देखें तो इम्पोर्टर 2 ही तरह के बन रहे हैं, या वो कमर्शियल इम्पोर्टर होगा या कमर्शियल इम्पोर्टर नहीं होगा। ओके, द टैक्स कलेक्टेड अंडर सेक्शन 148 इज मिनिमम टैक्स फॉर कमर्शियल इंपोर्टर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर रहते हुए हम एक बात समझ लेते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आपके ऐसे होते हैं जो कि कमर्शियल इंपोर्टर होते हैं, वो जस्ट परफ्यूम्स मंगवाए, परफ्यूम्स बेच दिए, बॉडी स्प्रेज मंगवाए, बॉडी स्प्रेज बेच दिए। उन्होंने कोई स्टेशनरी आइटम्स मंगवाए, स्टेशनरी आइटम्स बेच दिए। तो अब उनकी रिटर्न कैसे भरी जाएगी? उनकी रिटर्न ऐसे भरी जाएगी कि आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुकम्मल बनाएँगे। लेट्स से उनका प्रॉफिट सेल्स हुई 1 मिलियन की, कॉस्ट ऑफ सेल्स 8 मिलियन, अदर एक्सपेंसेस 1 मिलियन, प्रॉफिट आया 1 मिलियन। आप 1 मिलियन पर देखिए स्लैब में जाकर, अगर वो कंपनी है तो वो रेट लगाइए, इंडिविजुअल एओपी है तो उसका रेट लगाइए। जो टैक्स आएगा वो आप लिख लीजिए, ठीक है? आपकी रिटर्न खुद वर्कआउट कर देगी, उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स। टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन आई, नॉर्मल टैक्स आया जो भी आया एक्स अमाउंट। फिर आप उसको कंपेयर करेंगे उस अमाउंट से जो आपने इम्पोर्ट स्टेज पर दे दिया। अगर इम्पोर्ट स्टेज पर दिया गया अमाउंट कम है, जो एडवांस टैक्स 148 में कटा है, तो आप नॉर्मल टैक्स और जो एडवांस टैक्स इम्पोर्ट स्टेज पे कटा है, उसका डिफरेंस निकाल के बैलेंस पे कर दें। लेकिन अगर आपका इम्पोर्ट स्टेज पे टैक्स ज़्यादा कट गया है और आपका नॉर्मल टैक्स कम आया है, तो अब आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी, लेकिन जो एक्सेस आपने पे कर दिया है इम्पोर्ट स्टेज पे, उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको रिटर्न वर्कआउट करनी है और ये मतलब है मिनिमम टैक्स होने का। आगे चलते हैं। एंड एडजस्टेबल टैक्स फॉर एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हु इम्पोर्ट्स गुड्स। अच्छा, वो क्या है गुड्स इंपोर्ट करती है? रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करता है ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और मशीनरी भी इंपोर्ट करती है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, क्या गुड्स हो सकते हैं? रॉ मटेरियल एंड मशीनरी बोथ हो सकते हैं। फॉर इट्स ओन यूज़ एज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 148(7). ऑल्सो रेफर सेक्शन 148(7)(a). देख लेते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल होगा। किस केस में एडजस्टेबल है? अगर आप एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, अपने यूज़ के लिए सामान मँगा रहे हैं, रॉ मटेरियल को मँगा रहे हैं या मशीनरी को मँगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एओपी हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग करती हैं किसी भी चीज़ की।
तो आपका इम्पोर्ट स्टेज पे आपका लॉस आ गया और लेट्स से आप पे मिनिमम टैक्स भी नहीं लगता, तो आपका एक समझाने के लिए मैं आसान कर रहा हूँ, आप पे 113 भी एप्लीकेबल नहीं है, आपका लॉस आ गया, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है? तो आपका इम्पोर्ट स्टेज पे जो भी टैक्स कटा है, आपका रिफंड आ जाएगा, रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ जाएगा, आपका लॉस आया है, ठीक है? और आप 170 की एप्लीकेशन दाखिल करें और रिफंड क्लेम करें आप। तो ये हमने थोड़ी-सी टैक्स ट्रीटमेंट की भी बात कर ली। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 148(7) अ, अच्छा 148(7) में ऐसा लिखा है तो उसको देखने की तो ज़रूरत नहीं है। 148(7) में क्या है इसे हम देख लेते हैं। हाँ, 148(7) में एक एक्सक्लूज़न दी गई है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं 7 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7। देखें ये सबसेक्शन 7 जो है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सबसेक्शन 7 हमने पढ़ा है, ठीक है? तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 में ये कहा है कि 7 में जो भी लिखा है, उसे आप छोड़ दीजिएगा। जब भी शुरू हो नॉटविथस्टैंडिंग से आपका ये सबसेक्शन, तो इसका मतलब और जिसको रेफ़र कर रहा हो उसकी नफ़ी कर रहा है ये कि भई इसमें जो भी बात लिखी थी वो दुरुस्त थी, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं उस चीज़ के लिए 7 की तफ़सील को छोड़ दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम ऑन द इनकम एवरी पर्सन मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम एवरी पर्सन अराइजिंग इनकम ऑफ एवरी पर्सन होना चाहिए, खैर, अराइजिंग फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ फॉलोइंग गुड्स: एडिबल ऑयल, पैकिंग मटेरियल, पेपर एंड पेपर बोर्ड एंड प्लास्टिक। अब देखें, यहाँ उसने सबसेक्शन 7 में ये कहा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और आपका टैक्स कट जाता है तो वो रिफंडेबल है, ठीक है? अब अगर आप एडिबल ऑयल के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप आपका लॉस आ गया, आप रिफंड माँगेंगे। पैकिंग मटीरियल, प्लास्टिक, पेपर, बोर्ड वगैरह, तो अगर आप इन 4 कैटेगरीज़ में काम करने वाले हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप ज़ाहिर है रिफंड डाल देंगे। तो उन्होंने इन 4 लोगों के बारे में ये कह दिया 7A ने कि ऑल्दो सेक्शन नंबर 7 में ये प्रोवाइड किया गया है कि आपका इम्पोर्ट स्टेज पे कलेक्ट किए जाने वाला टैक्स एडजस्टेबल है, लेकिन हम मना कर रहे हैं 7A में किन लोगों को? इन 4 मैन्युफैक्चरर्स को कि भई आपके लिए तो इम्पोर्ट स्टेज पे जो भी टैक्स कटा है वो मिनिमम ही है। आपको एडजस्टेबल टैक्स वाली ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। तो 7A में ये कहा गया है। अच्छा, दूसरे अंदाज़ से अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल इम्पोर्टर्स की रिटर्न्स और इन 4 काम करने वालों की रिटर्न्स एक जैसी हुई। क्यों? क्योंकि इनका भी टैक्स मिनिमम हो गया, ऑल्दो दे आर मैन्युफैक्चरर्स। इसी तरह कमर्शियल इम्पोर्टर के केस में भी जो टैक्स कलेक्ट हुआ वो मिनिमम टैक्स हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमर्शियल इम्पोर्टर के बारे में कुछ थोड़ी-सी बात यहाँ मैंने लिख दी है, ऑल्दो कि हमने 153 के लेक्चर में इसको आई थिंक हम कवर भी कर चुके हैं, लेकिन अगेन यहाँ रेफर कर लेते हैं। कमर्शियल इम्पोर्टर: local supply out of commercial imports is not subject to tax deduction at source under section 153(1)(a) as provided अंडर सेक्शन 153(5)(a)। देखिए सेक्शन नंबर 153 जो है वो ये जिस पे एक प्रॉपर हम पूरी एक डिटेल्ड वीडियो हम डाल चुके हैं और उस वो 2 पार्ट्स में बहुत तफसील से चीज़ों को डिस्कस किया है। उसमें 2 पार्ट्स में वो है। सेक्शन 153(1)(a) क्या है कि अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हैं और विथहोल्डिंग एजेंट हैं तो आप टैक्स काटेंगे। लेकिन सेक्शन 153 में ही लिख दिया है कि अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप टैक्स मत काटिएगा, ठीक है? तो मैंने सिर्फ उसी उसी के एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, सेक्शन 153, एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट वगैरह-वगैरह। अच्छा, जो यानी पेमेंट करेगा उसको टैक्स काटना है। अब ये एक्सप्लेन, सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू, ये जो सबसेक्शन 1 है ये अप्लाई नहीं करता किस पे? अ सेल ऑफ गुड्स वेयर द सेल इज मेड बाय द इंपोर्टर, अगर वो इंपोर्टर ने बेची है, इंपोर्टर ऑफ गुड्स, ठीक है? एंड टैक्स, उसने टैक्स भी दे दिया है 148 पे इंपोर्ट स्टेज पे, एंड गुड्स आर सोल्ड इन द सेम कंडीशन, और उसने सेम कंडीशन में चीजें इंपोर्ट आपको बेच भी दी हैं जिस तरह से इंपोर्ट की थी। अगर ये बात है तो फिर आपको उसका टैक्स नहीं काटना है कमर्शियल इंपोर्टर का। हाँ, अलबत्ता एक काम आप ये पता कैसे चलेगा कि भाई वो कमर्शियल इंपोर्टर है और आप टैक्स नहीं काट रहे?
कमिश्नर को मॉनिटरिंग की प्रोसीडिंग में कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जी मैंने 100 मिलियन का माल खरीदा है, मैंने टैक्स नहीं काटा। भाई क्यों नहीं काटा? क्योंकि मैंने कमर्शियल इंपोर्टर से माल खरीदा है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये आपको मालूम है, हम इम्पोर्टर की इनवॉइस लेते हैं और इम्पोर्टर को कहते हैं भाई अपने आप लेटर हेड पे एक अंडरटेकिंग लिख कर दे दें कि मैंने ये चीजें इम्पोर्ट की हैं, एक बात। दूसरी बात, इस पर इम्पोर्ट स्टेज पे टैक्स दिया है। तीसरी बात ये लिख कर दे दें कि मैंने इसको एज इट इज सेम कंडीशन में आपको सेल किया है। तो ये 3 बातें जो इम्पोर्टर लिख के देता है, उसका हम टैक्स नहीं काटते। अच्छा, ऑल्सो रेफर सर्कुलर 5 ऑफ 2002 पैरा 2, 3 फॉर अंडरटेकिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कहाँ से, आया कहाँ से अंडरटेकिंग वाला? इस पे ये एक सर्कुलर आया हुआ है, सर्कुलर नंबर 5 2002 का है। इसके अंदर देखें, इसमें क्या रेफर करना था? पैरा 2 और 3 का कह रहे हैं। पैरा 2 और 3 आई थिंक क्लॉज 4 का होगा, क्लॉज 4 नहीं लिखा वहाँ, खैर। अच्छा, tax on supplies will not be deducted by the payer only if goods are imported in the supplier name and supplied in the state and no value addition is involved. For the purpose, supplier may give an undertaking to the effect that the item mentioned in the has been supplied without any value addition and tax has been paid. देखिए, इसका मतलब ये है, यहाँ से आगे अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग में आप ये होना चाहिए, चार बातें होनी चाहिए कि ये जो आइटम मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ बीइंग अ कमर्शियल इंपोर्टर, ये मैंने इंपोर्ट किया है, नंबर वन। और मैंने इंपोर्ट स्टेज पर इस पे टैक्स अदा कर दिया है, और मैंने सेम कंडीशंस पे आपको बेचा है, और मैंने इस पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है। ये चार बातें उसको लिख कर देनी चाहिए अपनी अंडरटेकिंग में, और इसी इसी के बारे में इस सर्कुलर से हमें रहनुमाई मिलती है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक और बात भी यहाँ लिखी हुई है सर्कुलर में, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाज़-औक़ात पेयर ऑफ पेमेंट है, जो पेमेंट करने वाला विथहोल्डिंग एजेंट है, वो डाउट करता है कि शायद ये कमर्शियल इंपोर्टर ना हो, मेरे लिए मसला ना बन जाए। तो वो क्या करता है, कहता है भाई अपनी जीडी मुझे दो। अब जो इंपोर्टर है वो जीडी नहीं देना चाहता, क्योंकि जीडी में सारी प्राइसेज़ होती हैं। अब वो नहीं चाहता कि मेरी प्राइस, और मैं, चूँकि जीडी में ये भी होता है कि किस पार्टी से माल खरीदा है, किस जहाज़ से आया है, कब खरीदा है, कितना पुराना है, कितना नया है। तो जो इम्पोर्टर है वो नहीं चाहता कि मैं अपने बायर को ये सारी चीज़ें एक्सपोज़ करूँ, तो वो नहीं देता, वो रिलक्टेंट हो रहा होता है। अलबत्ता यहाँ पे बहरहाल एसआरओ में ये लिखा हुआ है कि इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेयर, यानी पेमेंट करने वाले का, टू इंश्योर दैट द सप्लाइज रिसीव्ड बाय हिम डू नॉट रिक्वायर डिडक्शन। यानी ये पुराने जो लॉ है इनकम टैक्स का, उसका हवाला लिखा हुआ है कि उसकी डिडक्शन अट्रैक्ट नहीं करती। आगे कह रहे हैं फॉर एसरटेनिंग द फैक्ट, इस चीज को चेक करने के लिए द सप्लायर is himself that the supplier is himself the importer, goods supplied are in the same imported वगैरह वगैरह was paid or import with the payer withholding agent may require, ये वाली लाइन बताना चाह रहा था, may require furnishing of import document such as original bill of entry। अब यहाँ देखिए, ये वाली सिर्फ मैं लाइन आपको बताना चाह रहा था कि अब पेमेंट करने वाला है, वो ये चेक करने के लिए, तीनों चीज़ें चेक करने के लिए कि भई वो इम्पोर्टर है और उसी ने माल मँगाया है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, सेम कंडीशन में, वो उससे ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री की डिमांड कर सकता है कि भैया आप मुझे जीडी की कॉपी दें या ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री दिखाएँ। He has also to ensure that there is no addition to the value of goods, यानी कोई किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो गुजर कर नहीं आई है। ऑल्दो कि ये चीज़ कहीं-कहीं सप्लायर्स दे देते हैं, कहीं-कहीं नहीं देते, थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है। और यहाँ पर जो पेमेंट करने वाला है उसको कहा है कि अगर उसको ज़रूरत है, वो महसूस करता है कि उसको डाउट है, वो ले ले। तो यहाँ तो लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर है कि वो इंश्योर करे। हालाँकि वो इंश्योर कैसे करेगा, थोड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल इसको हमने देख लिया। फिर अगर हम अंडरटेकिंग भी ले लें फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़, आप हियरिंग्स करने जाते हैं, अंडरटेकिंग्स अगर आपने लगाई हुई है प्रॉपर, अंडरटेकिंग में भी देखें एक मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सप्लायर है, इस पे भी हम थोड़ी बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीआई एक सप्लायर आपको मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। पूरे साल में उसने मेडिसिन सप्लाई की हैं और वो कमर्शियल इंपोर्टर है। तो आपको ये देखना है कि भई क्या उसने ये जो 4 फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा था आपको, क्या उसका 1% इम्पोर्ट स्टेज पे कटा है? आप आईसीआई को लिखते हैं कि भई आप मुझे अपनी जीडी की कॉपी दें और अंडरटेकिंग दें। अब जीडी की कॉपी अगर वो नहीं दे रहा, ये जो क्लॉज़ 3 के मुताबिक, कोई बात नहीं अगर नहीं दे रहा,
2 से भी काम हो जाएगा, लेकिन आप उसको प्रॉपर अंडरटेकिंग लें। अंडरटेकिंग के अंदर ये तीनों बातें लिखी होनी चाहिए। भई मेरे ही नाम पे चारों मेरे ही नाम पे इम्पोर्ट हुई है, मैं ही इम्पोर्टर हूँ, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और इम्पोर्ट स्टेज पे मैंने टैक्स दिया है। ये चारों बातें लिखी होनी चाहिए और आप उसका टैक्स ना काटिए। तो अच्छा, इसमें एक बात ये होती है कि पूरे साल की एक ही अंडरटेकिंग बना के दे देते हैं। पेमेंट करते रहते हैं, हमें ख़्याल ही नहीं होता कि भई अंडरटेकिंग लेनी चाहिए और साल के आखिर में अंडरटेकिंग बना के दे देते हैं। अच्छा, हुआ ये कि आपने तो जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक आप परचेज़ करते रहे, पोस्टिंग्स करते रहे, पेमेंट करते रहे। मॉनिटरिंग का मामला जब आया, तो आपने आईसीआई को कहा भई मुझे तो आप अंडरटेकिंग दे दें। उनके अकाउंटेंट ने क्या किया, 9 सितंबर को आपने कहा था, तो 9 सितंबर 2024 में उसने अंडरटेकिंग बना के दे दी, आपने फाइल में लगा के भेज दी। अब कमिश्नर लेके बैठ गया कि भाई ये तो दो टैक्स ईयर 24 की अंडरटेकिंग है। इसमें ये बात कहाँ लिखी हुई है कि आपने जो परचेज़ टैक्स ईयर 23 में 2023 में की थी उससे रिलेटेड है। तो डॉक्यूमेंट को इंश्योर करें कि वो अच्छा बने। अगर आप पूरे साल की भी अंडरटेकिंग ले रहे हैं, तो फिर आप उसमें इस तरह लिखवाएँ कि this is to certify that the sales of फलाँ-फलाँ आइटम्स मेड टू फलाँ पार्टी और पीरियड लिखें। 1 जुलाई से इतना या 3 महीने का या 6 महीने का टाइम उसके अंदर लिखें और उसके बाद कंडीशंस डाल दें कि जी हमने इम्पोर्ट की, हमारे ही नाम पे इस तरह से अंडरटेकिंग बनाएँ और उसकी जो डेट है, वो भी आप टैक्स ईयर 2023 की ही डालें। और अगर आगे की भी डाल दें, वैसे तो आगे की नहीं डालें, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, आपको पेमेंट करते वक़्त माँगना चाहिए थी ये चीज़। लेकिन आप ऐसा नहीं भी किया तो आप कम से कोई 30 जहाँ जो आपकी लास्ट परचेज़ है उसकी लें, नंबर 1। अदरवाइज़ इसका एक अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप किसी इनवॉइस की पेमेंट करें, आप उनसे अंडरटेकिंग माँगे, या तो पूरे साल की वो आपको दे दें, यानी क्वार्टरली आपको दे दें, बेहतर है आपके पास 4 अंडरटेकिंग्स हों या एटलीस्ट बाय एनुअल हों, 2 अंडरटेकिंग्स हों, या हर पेमेंट के साथ भी आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं। अगर बड़ी-बड़ी इनवॉइसेज़ हैं तो वो लिख दें कि भई हम ये सर्टिफ़ाई करते हैं कि ये हमने मँगाया है, हमारे नाम पर आया है, हम इम्पोर्ट स्टेज पे टैक्स दे चुके हैं, आप लिहाज़ा 153 5A के तहत हमारा टैक्स नहीं काटें, और उसपे उनका साइन हो, स्टैम्प हो, ओरिजिनल एक प्रॉपर अंडरटेकिंग हो। लेटर हेड होना चाहिए, बाज़ औक़ात अंडरटेकिंग का भी नाम नहीं आ रहा, लिखा हुआ तो है मैटर, ऊपर लिखा है आईसीआई, एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन ना उसका एड्रेस आ रहा है, ना फ़ोन नंबर आ रहा है, ना एनटीएन आ रहा है। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ जब आप हियरिंग्स में जाते हैं, तो ऐसी अंडरटेकिंग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑल्दो आपने कमर्शियल इंपोर्टर से माल खरीदा, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपके ऊपर डिमांड निकाल दी जाती है। पता चला कमर्शियल इंपोर्टर बंद हो गया है, वो जिससे आपने माल खरीदा था, अब आप क्या करेंगे? आपको पेमेंट के टाइम पे ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अंडरटेकिंग उससे ले लें। तो ये कमर्शियल इंपोर्टर के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफ़िनिशन पे। ये थोड़ी-सी इतनी बड़ी भी डेफ़िनिशन नहीं है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफ़िनिशन पे हम बात कर लेते हैं और फिर हम इनकम टैक्स की थोड़ी-सी वर्किंग के ऊपर बात कर लेते हैं और हम 12th शेड्यूल जो हमने देखना है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये 3 टॉपिक हम बल्कि अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, काफ़ी वक़्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।